हाय गाइस, हम लोग फाइनली अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है जहाँ पर हम लोग फॉर्मूलेज याद करते हैं, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में जाके हम लोगों ने एडवांस्ड वेराइंसेस को देखा है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट वेराइंस है वो है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। फिर आता है एबीसी एनवायरनमेंट में। उसके अलावा एक रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच का एक क्वेश्चन हमने देखा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 तरह के तो आपको पता ही है। उसके अलावा थ्रूपुट अकाउंटिंग के साथ में वेरायंस एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट, वो हमें कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। सो लर्निंग कर्व को यूज करके हम लोग कॉस्ट निकालते हैं एंड देन वी कंपेयर। एंड इस तरह से हमने देखा था कि हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो एक तो बेसिक वेरायंसेस जो हमने आईपीसीसी में पढ़े हैं वो तो हो ही गया। एडवांस्ड वेरायंसेस के अंदर ये सब हो गए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेकेंड पार्ट इज रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हम लोगों के ये फॉर्मूलेज काम में आते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग रिकंसाइल करते हैं अपने बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ में। 3 तरह के अपने को रिकंसिलिएशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। Second is budgeted profit to actual profit using marginal costing. And third is standard profit to actual profit. ऑलराइट, सो स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या होता है, बजटेड प्रॉफिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे जब रिकंसिलिएशन को पढ़ेंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ वेरायंसेस, कब अपने को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वेरायंसेस का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको रिकंसिलिएशन दे दिया या फिर आपको नॉर्मली वेरायंस कैलकुलेशन दे दिया। वो वेरायंस कैलकुलेशन के साथ में आपको इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ रहा है बिकॉज यू आर सपोज टू एनालाइज द स्टफ। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। रिकंसिलिएशन करने के लिए बोला है तो रिकंसिलिएशन कैसे करना है वो पता होना चाहिए। सो फॉर्मूले रिकंसिलिएशन ये मिक्स हो गया, ये एक ही स्टाइल है। इसके साथ में इंटरप्रिटेशन मिक्स होकर आ सकता है। सो यू विल हैव टू यूज दैट इंटरप्रिटेशन फॉर योर एनालिसिस पोर्शन। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया आपके कोर थ्योरी पोर्शन के ऊपर, जहां पर पूछेंगे कि कितने को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, जो कि अभी तक देखा नहीं गया है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग केस स्टडी अगर बनाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर और चाहते हैं कि इस पोर्शन को पूछे जो कि जनरली स्टूडेंट्स नहीं कवर करते हैं, तो फिर वो लोग बना सकते हैं इससे भी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ में। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे थे, जो आईपीसीसी वाले फॉर्मूलेज है ये मैं इस रिवीजन लेक्चर के अंदर डेफिनेटली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले कैसे बने हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग इन फॉर्मूले को डिटेल में जाके डिस्कस करें क्विक रिविजन में जाके। राइट, दिस इज अ क्विक रिविजन फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ लाइक अ लास्ट डे रिविजन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इस वजह से इन फॉर्मूले को आपको याद कर लेना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है, अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव होके नहीं आता है, तो फिर आपको याद कर लेना चाहिए। एंड डेफिनेटली आ भी रहा है डिराइव होके, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको फॉर्मूले का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी आपको याद कर लेना चाहिए बिकॉज एग्जाम में अगर आपको वो लॉजिक क्लिक नहीं हुआ तो आपको वो रटा हुआ जो पोर्शन रहेगा वो काम आ जाएगा। ऑलराइट, सो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, बट एट द सेम टाइम अगर हमें एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है तो थोड़ा सा याद होना चाहिए ताकि हम लोग क्विक मैनर में उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। ऑलराइट, सो फॉर्मूले याद कर लेना। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन जानना बहुत जरूरी है। तो इन फॉर्मूले को हम लोग आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इनको साथ में देखना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल अगर लूं तो मटेरियल चीपर है तो उसकी वजह से अपने को क्वालिटी पुअर मिलेगा। राइट, तो उसकी वजह से प्राइस वेरिएंस फेवरेबल दिखेगा बिकॉज योर मटेरियल इज चीपर। बाय द सेम टाइम क्वालिटी पुअर है जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज करेंगे तो यील्ड अपना अच्छा नहीं बैठेगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपको यूसेज वेरिएंस जो रहेगा वो एडवर्स देखने को मिलेगा। इस तरह से एक मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया। देयर कैन बी वेरियस एग्जाम्पल्स। हो सकता है कि आपका सेल्स जो हो रहा हो उसमें आपने प्राइस कम किया और जिसकी वजह से आपका प्राइस वेरिएंस एडवर्स दिखेगा, उसकी वजह से आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा ना, सेल्स इंक्रीज होएगा, तो वॉल्यूम वेरिएंस आपका फेवरेबल दिखेगा। सो दीज आर द वेरिएंसेस जो कि अलग अलग देखने को दिखते हैं पर अपने को, बट यू हैव टू फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन देम। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो वो कनेक्शन दिखाई देगा। और आपको एट द बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि हम लोग वेरिएंस एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। वेरिएंस का कैलकुलेशन और उसका एनालिसिस ये जानने के लिए किया जाता है कि एक तो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेटेड परफॉर्मेंस का डिफरेंस क्या है, सेकेंडली उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर फेवरेबल दिख रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, एडवर्स दिख रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मटीरियल चीप खरीदा है जिसकी वजह से क्वालिटी खराब है, तो आपको प्राइस वेरिएंस फेवरेबल दिख रहा है और आपको यूसेज वेरिएंस एडवर्स दिख रहा है, बट इसकी वजह से होगा क्या कि आप पकड़ोगे
ऑपरेशंस वाले मैनेजर को और प्रोक्योरमेंट वाले मैनेजर को। प्रोक्योरमेंट मैनेजर को तो आप करोगे रिवॉर्ड और ऑपरेशंस मैनेजर को करोगे पेनलाइज। बट ये सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो ऑपरेशंस वाला मैनेजर रहेगा वो बोलेगा कि भाई आपने इतना चीपर मटेरियल खरीदा था पुअर क्वालिटी का कि उसकी वजह से डेफिनेटली आपका प्राइस वेरिएंस बहुत अच्छा है। बाय द सेम टाइम हमारा एडवर्स हो गया ना यूसेज वेरिएंस, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती प्रोक्योरमेंट वाले की है। तो ये सारी चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखा जाता है, साथ साथ में देखा जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से डिपार्टमेंट में जाके, कौन से फंक्शन में जाके करेक्शन का रिक्वायरमेंट है, ताकि हम लोग वहां पर इंप्रूवमेंट कर पाए। ऑलराइट, सिर्फ यही नहीं है कि अपने को पेनलाइज करना है, रिवॉर्ड करना है। वी हैव टू फर्दर इंप्रूव सो दैट वी कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड अपना एफिशिएंसी भी हम लोग इंप्रूव कर पाए। सो वो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस लिए है, वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग, आप ये सारे पढ़ सकते हो। 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। ये सारे आइसोलेशन में नहीं देखे जा सकते। उसके अलावा और कई तरह के, यहाँ पर तो सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है, और कई तरह के रीजंस निकल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको क्लिक करना चाहिए। जैसे हमने सेल्स के अंदर बात किया, मटेरियल के अंदर बात किया, उसी तरह से लेबर के अंदर हो सकता है कि आपने उनका प्राइस यानी कि रेट कम कर दिया। कम करने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। रेट बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो रेट वेरिएंस है वो नेगेटिव दिख रहा है, एडवर्स दिख रहा है अगर बढ़ा दिया तो, बट एफिशिएंसी उनका इंक्रीज हो जाएगा तो एफिशिएंसी वेरिएंस आपको फेवरेबल दिखेगा। सो इस तरह से इंटरलिंकिंग आपको करना पड़ता है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं मटेरियल और लेबर का मिक्स देखूं, उसके बीच में लिंकिंग करूं, तो फिर क्या हो जाएगा कि मैंने मटेरियल फॉर एग्जांपल पुअर क्वालिटी का खरीदा था, तो उसकी वजह से मेरा जो प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है। बट द सेम टाइम लेबर को उसको यूज करने में बहुत टाइम लग गया, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई, तो एफिशिएंसी वेरिएंस उनका कम दिख रहा है, एडवर्स दिख रहा है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें मटेरियल की गलती है। ऑलराइट, तो इस तरह से अपने को लिंकिंग देखने को मिलता है। देन द फॉर्मूलेज हैव बीन गिवन हियर, जो हमने डिटेल में देखे थे। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ये दोनों वेरिएंसेस ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने का चांस बनता है। क्वेश्चन हमने आरटीपी एमटीपी के एक जो वीडियो बनाया था उसके अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। द क्वेश्चन वाज सिंपली ऑन द यूज ऑफ फॉर्मूला। अगर आपको वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के फॉर्मूले याद है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करोगे उसको सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूले जो आपको याद कर लेने चाहिए। इनफैक्ट ये टेबल, इस चार्ट को ही याद नहीं करना है आपको, साथ साथ में ये भी याद करना है, बिकॉज एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अलावा रिवाइज्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए और ये याद कर लेना बेहतर होगा। इसका लॉजिक आप समझने जाओगे ना तो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि शायद आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करते वक्त उसको भूल जाओ। तो इट इज वेरी नीडेड कि आपको इसको तो याद कर ही लेना है। बाकी तो सारे जो सेल्स वेरिएंसेस होते हैं और लेबर वेरिएंसेस होते हैं वो एक सिमिलर तरीके से चल रहे होते हैं, राइट। तो उसमें अपने को एक याद हो गया तो बाकी सारे अपन कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, एक सिमिलर पैटर्न पे फ्लो रहता है। बट जब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की, तो वो थोड़ा सा डिफर करते हैं बाकी की कंपैरिजन में। ऑलराइट, सो वो याद कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपको ये दो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, वो है सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस लिंक्स विद योर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। ऑलराइट, तो अगर सेल्स में प्लानिंग एंड ऑपरेशनल की बात चल रही है तो कौन सा पकड़ेंगे, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। मार्केट साइज अगर आपका बढ़ जाएगा तो उसमें आपका फायदा क्या होगा कि डेफिनेटली आपका जो सेल्स है वो बढ़ जाएगा, बट उसमें आपका एफर्ट क्या था, उसमें आपका कुछ भी एफर्ट नहीं था। ऑलराइट, सो मार्केट साइज वेरिएंस आप प्रोबेबली बोल सकते हो कि प्लानिंग वेरिएंस हो गया। बट देन व्हेन यू कम टू मार्केट शेयर, तो आपके मार्केट शेयर बढ़ने का रीजन हो सकता है कि आपके मार्केटिंग एफर्ट्स अच्छे थे, हो सकता है आपने एडवर्टाइजमेंट किया हो, सेल्स प्रमोशन किया हो, देयर कुड बी XYZ रीजंस। तो मार्केट शेयर बढ़ने का रीजन होता है कि आपका एफर्ट वहां पर लगा हुआ है एंड यू कुड से कि ये ऑपरेशनल वेरिएंस की तरह से देखा जा सकता है। तो अगर हम लोग सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं मार्केट शेयर और मार्केट साइज में, तो यू हैव टू लिंक इट विद प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। अगर आपको पूछा जाता है डायरेक्टली कि सेल्स वेरिएंसेस के अंदर बताओ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल कितना रहेगा, या फिर आपको उसको यूज करना पड़ता है फॉर फर्दर प्रोसीजर्स, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ZMINC वाला क्वेश्चन है, वो आपको डेफिनेटली एक बार देख लेना चाहिए। देन वी आर कमिंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक। उसके पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, वो ये पॉइंट है कि आप देखोगे सेल्स के ऊपर अपने को 3 तरह से कैलकुलेशंस बताए हुए हैं। सो 3 तरह के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस,
सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट। तो तीनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो प्राइस के बेस पर है उसमें हम लोग टर्नओवर मान लेते हैं, और जो मार्जिन के बेस पर है उसमें हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स को एडजस्ट कर रहे हैं, एंड द वन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, राइट। तो तीन अप्रोच बता दिए मैंने आपको। फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, जहां पर हम लोग कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड इज अब्जॉर्प्शन अप्रोच, जहां पर हम लोग मार्जिन के ऊपर चले जाते हैं। मार्जिन क्या हो जाएगा आपका, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो होता है आपका मार्जिन, ऑलराइट। सो मार्जिन के बेसिस पर आप जा रहे हो तो वो हो गया अब्जॉर्प्शन मेथड। एंड तीसरा होता है टर्नओवर मेथड, उसका एक्चुअली कोई मेथड का नाम नहीं है बट आप टर्नओवर याद रख सकते हो। प्राइस के बेसिस पर आप लोग सेल्स वेरिएंसेस निकाल रहे हो तो वो हो जाता है आपका एक और तरह का मेथड। सो तीन तरीके आपने को बता दिए। नाउ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर सेल्स कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या हो सकता है, देयर कुड बी ओनली वन कनेक्शन एंड दैट इज ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में आपका प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर हो गया, और जब हम लोग मार्जिन की बात करते हैं तो वहां पर प्राइस कवर होता है, वेरिएबल कॉस्ट कवर होता है एंड हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर होता है। सो डिफरेंस सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिक्स्ड कॉस्ट का ही रह गया है दोनों के बीच में। तो अगर आपको वेरिएंसेस को साथ में लिंक करना है, सेल्स मार्जिन एंड सेल्स कंट्रीब्यूशन, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्मूले को मैंने बहुत अच्छे से डिराइव करके यहाँ पर लिखा हुआ है, सो यू शुड डेफिनेटली रीड इट वंस। या आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर भी लिखा हुआ है, ऑलराइट। तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है अल्टीमेटली, कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये कौन सा वाला है, मार्जिन वाला या फिर कंट्रीब्यूशन वाला। सो दिस इज सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, और उसका इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कैसा रहता है, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। अब जो स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट है आप उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिखोगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, तो आपका स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। तो इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया और उसके बाद में हमने फिर मल्टीप्लाई किया अंदर के फॉर्मूले के साथ में, तो अपने को दो अलग अलग फॉर्मूले मिले, और अल्टीमेटली हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इज नथिंग बट इक्वल टू सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ऑलराइट। तो ये एक लिंकिंग अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपको एक बार अच्छे से रीड करना चाहिए दिस पैराग्राफ। इफ यू हैव दिस बुक राइट नाउ इन योर हैंड फॉर ऑल द हार्ड कॉपी व्यूअर्स, तो आपको इसको स्टार मार्क कर लेना चाहिए, फोल्ड कर लो या स्टिकी नोट लगा लो। फॉर ऑल दोज हु हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक, तो उन लोगों को कहीं पे नोट कर लेना चाहिए कि ये वाला आपके लिए पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ऑलराइट। अभी तक पूछा नहीं गया है एग्जाम के अंदर कि इसका लिंकिंग क्या है, या फिर उसको यूज करने के लिए भी नहीं आया है, बट इन केस अगर पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। Then coming on to the main part of the chapter which is interpretation of variances। तो interpretation कैसे हो सकता है, material price variance हो सकता है कि आपने different supplier से material खरीदा हो तो उसकी वजह से आपका price variance देखने को मिल गया। हो सकता है आपने order size increase कर दिया हो जिसकी वजह से आपका price जो है वो कम हो गया, राइट, या फिर decrease कर दिया हो तो price बढ़ गया, it could be anything। उसके अलावा unexpected increase हो सकता है बाइंग कॉस्ट के ऊपर, जैसे कि डिलीवरी चार्जेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन योर फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल, तो उस तरह से डिलीवरी चार्जेस अचानक से बढ़ जाएंगे तो बाइंग कॉस्ट आपका इंक्रीज हो गया। अल्टीमेटली दिस विल बी कवर्ड अप इन योर मटेरियल परचेज ओनली, तो वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को जनरेट कर सकता है। एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी इन बाइंग प्रोसीजर, ऑलराइट, सो इट इज नॉट इन यूजिंग द मटेरियल, इट इज इन बाइंग द मटेरियल। सो उसमें अगर आपका जो प्रोक्योरमेंट टीम है एफिशिएंट है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्रोबेबली फेवरेबल साइड पे दिख सकता है, इनएफिशिएंट है तो शायद एडवर्स पे दिख सकता है। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वेंटरी कंट्रोल कुड ऑल्सो रिजल्ट इन योर इमरजेंसी परचेज ऑफ मटेरियल। इसमें क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि कब खत्म हो रहा है अपना मटेरियल और कब अपना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, तो वो जब साथ में नहीं बैठ रहा है कि हमारा मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल नहीं है जब हमें नीड है, तो इमरजेंसी परचेज करना पड़ेगा एंड दिस विल लीड टू परचेज द मटेरियल एट अ हायर प्राइस बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। एडवर्स वेरिएंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो इस तरह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस के कुछ इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, ये आपको यूज करना पड़ेगा आपके एनालिसिस के अंदर बेस्ड ऑन द सिचुएशन विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो, ऑलराइट। ये मटेरियल प्राइस के अपन ने डिस्कस किए, मटेरियल यूसेज के भी अपन कर लेते हैं। इसी तरह से आप लेबर रेट के पढ़िएगा, लेबर यूसेज का भी दिया हुआ होगा, उसके बाद में ओवरहेड वेरिएंसेस के ऊपर भी दिया हुआ है, ऑलराइट। सो ये सारे आपको एक बार रीड करने हैं, यू डोंट हैव टू लर्न देम, यू डोंट हैव टू मग इट अप,
बट आपको इसको एट द बैक ऑफ द माइंड समझ के सिर्फ रखना है स्टोर्ड अपने दिमाग के अंदर। अच्छा ठीक है, ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं प्रोबेबली मटेरियल प्राइस वेरिएंस के, यूसेज वेरिएंस के, या फिर लेबर वेरिएंसेस के। सो ये पॉसिबल रीजंस थोड़े से समझ के और दिमाग में रख लीजिए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू विल बी यूजिंग देम इन योर एनालिसिस पोर्शन। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने जो मटेरियल खरीदा है वो इंफीरियर क्वालिटी का है, तो उसका यूसेज जैसे कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया था शुरुआत में, क्या हो जाएगा, उसका मटेरियल यूसेज वेरिएंस डेफिनेटली एडवर्स देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है और उसको आप इंप्लीमेंट करते हो तो फिर आपका मटेरियल यूसेज जो रहेगा वो डेफिनेटली फेवरेबल साइड पर दिखेगा। उसके अलावा देयर कुड बी इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन विच कुड अगेन लीड यू टू मटेरियल यूसेज फेवरेबल वेरिएंसेस। चेंजेस आप कर सकते हो मटेरियल मिक्स के अंदर, हो सकता है उसकी वजह से एडवर्स हो जाए, हो सकता है उसकी वजह से फेवरेबल हो जाए। डेफिनेटली अगर आप लोग मटेरियल मिक्स को चेंज करते हो तो आप लोग उसको फेवरेबल बनाने के लिए ही कर रहे होगे, राइट। उसके बाद आता है केयरलेस वे ऑफ हैंडलिंग मटेरियल। अगर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल को सही तरह से हैंडल नहीं किया तो फिर वो वेस्ट होते जाएगा, मटेरियल यूसेज क्या दिखेगा, एडवर्स। उसके बाद में देयर कुड बी चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन और डिजाइन चेंज करने पर भी अपने मटेरियल के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ये अपन ने बहुत अच्छे से कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर पढ़ा हुआ है जब अपन ने बात करी थी टारगेट कॉस्टिंग की, राइट, याद आया। तो चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन और डिजाइन विल ऑल्सो लीड टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हो सकता है फेवरेबल हो जाए, हो सकता है एडवर्स हो जाए, कुड बी एनीथिंग। पिलफरेज अगर हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो फिर एडवर्स देखने को मिलेगा। पुअर इंस्पेक्शन रहा तो फिर एडवर्स देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो आपके मटेरियल रहेगा, जो रॉ मटेरियल रहेगा, जो इनपुट मटेरियल रहेगा, वो हो सकता है कि डिफेक्ट फ्री ना हो। सो अगर डिफेक्ट देखने को मिलते हैं तो वो अपना यूसेज जो रहेगा वो डेफिनेटली उसको हैम्पर करेगा। सो पुअर इंस्पेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ऑलराइट, सो अपन ने मटेरियल के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। लेबर का भी आप रीड कीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। एंड देन ओवरहेड एंड सेल्स के ऊपर भी दिया हुआ है। फिर ये एक इलस्ट्रेशन अपन ने मेन लेक्चर के अंदर सॉल्व किया था। कमिंग ऑन टू आर एडवांस्ड वेरिएंसेस, फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। तो प्लानिंग वेरिएंस क्या होता है, ऑपरेशनल वेरिएंस क्या होता है। तो डेफिनेटली जब आप लोग स्टैंडर्ड सेट करते हो और फिर जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे होते हो तब क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस करने के बाद में आपको पता चलता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो एक्चुअली डिफरेंट थी, जो हमने एंटिसिपेट किया था उससे अपने को चेंज देखने को मिला है। तो हमने एक एंटिसिपेशन के बेसिस पर एक स्टैंडर्ड को क्रिएट किया था, बट जब हमने एक्चुअल कर लिया है उसके बाद में हमको देखने को मिला कि अपना एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया था वैसा नहीं था। तो डेफिनेटली अपने स्टैंडर्ड को हमको रिवाइज करना चाहिए। सो आफ्टर द एक्चुअल थिंग हैज हैपेंड, यू नो कि आपका एनवायरमेंटल कंडीशन एक्चुअली में था क्या, तो उसके बेसिस पर आप एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाते हो, राइट। वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, आपके एक्चुअल हो जाने के बाद में रिवाइज स्टैंडर्ड बन रहा है कि हमको शायद इस तरह से काम करना चाहिए था बेस्ड ऑन द कंडीशंस व्हिच वर प्रिवेलेंट देयर। तो फिर उसके बेसिस पर हमने एक स्टैंडर्ड बनाया विच इज कॉल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड। सो वो रिवाइज स्टैंडर्ड और ओरिजिनल स्टैंडर्ड के बीच में जो वेरिएंसेस होते हैं उसको कहते हैं प्लानिंग वेरिएंस, और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको कहते हैं ऑपरेशनल वेरिएंस। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल था। सो प्लानिंग वेरिएंस क्या हो गया कि रिवाइज स्टैंडर्ड, ओरिजिनल स्टैंडर्ड दोनों का कंपैरिजन। ऑपरेशनल क्या हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट इन दोनों का कंपैरिजन। सिंपल है। उसके बाद में अपने को एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड एक्स एंटे, स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट। तो स्टैंडर्ड एक्स एंटी तो हो जाएगा आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड, यानी कि बिफोर द इवेंट हैज हैपेंड आपने एक स्टैंडर्ड बनाया था, सो दैट इज स्टैंडर्ड एक्स एंटी, स्टैंडर्ड बिफोर द इवेंट। एंड स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट क्या हो जाएगा, आफ्टर द इवेंट, यानी कि आपने पूरे एक्टिविटी कर लिया एक्चुअल में, उसके बाद में आपको पता था कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी विच यू आर डूइंग एंड एक्चुअली आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थे, आपके मार्केट कंडीशंस क्या थे, उसके बेसिस पर आपने एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया। सो इट इज आफ्टर द इवेंट इज हैपेंड यू आर मेकिंग अनदर स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट। तो ये सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट का है और ओरिजिनल स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड एक्स एंटे का है। इसको आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑलराइट, सो दिस इज योर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस आईसीएआई ने दिए हुए हैं, सो आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसके बेसिस पर आप लोग उसको याद भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। देन वी कम टू अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिस तरह से उसके क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल रहे हैं रिसेंट आरटीपीज में, एमटीपीज में, उस तरह से बताया जा सकता है कि दिस इज कमिंग अप टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउ इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सुनने में बहुत हाई फाई लगता है बट बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अपने को जब ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग एक फॉर्मूले को यूज करते हैं, बट जब हम लोग ओवरहेड्स को ब्रेकअप कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज तो अलग अलग एक्टिविटी बन जाती है और हर एक्टिविटी का अपना एक स्टैंडर्ड बन जाता है, हर एक्टिविटी का अपना एक एक्चुअल कॉस्ट बन जाता है।
तो हम लोग सिर्फ उसको कंपेयर कर रहे हैं और उसके बेसिस पर निकाल रहे हैं अपना वेरिएंस। तो वो हो जाता है आपका वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि लोगों को आता है वो ये है कि फ्लेक्सिबल बजट का टर्म यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस होता है। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट? बहुत ही सिंपल सा टर्म है और बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, बट पता नहीं क्यों लोगों को डर लगने लग जाता है फ्लेक्सिबल बजट का नाम सुनते तो कि ये कौन से नए तरह का बजट आया। सो इट इज नथिंग बट कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी 2000 यूनिट्स का सेल्स होने वाला है और उसके लिए हमें 20 डिलीवरीज करने की जरूरत है। 2000 यूनिट्स के सेल्स के लिए 20 डिलीवरीज। बट जब हम लोग एक्चुअल में देख रहे हैं, सो वी हैव सोल्ड नॉट 2000 यूनिट्स, वी हैव सोल्ड 2100 यूनिट्स। सो 2100 यूनिट्स के लिए हमको अपना जो नंबर ऑफ डिलीवरीज है स्टैंडर्ड का उसको रिवाइज करना पड़ेगा। सो इट विल नाउ बी 21, राइट? कैसे पता लगाया? 20 डिलीवरीज फॉर 2000 यूनिट्स। सो 20 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2100, तो ये आ जाएगा 21 डिलीवरीज फॉर 2100 यूनिट्स। तो ये आपका एक नया बजट बन गया। सो ये इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट। इतना सिंपल सा था, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल बजट इज नथिंग बट कि हम लोग अपने एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल जो हमने एक्टिविटी करी है उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते हैं ना, तो वो हो जाता है आपका फ्लेक्सिबल बजट। और हमने इसी एग्जांपल में ले रहा हूँ कि 2100 यूनिट्स को सेल करने के लिए हमारी जो नंबर ऑफ डिलीवरीज थी वो एक्चुअल में हम लोगों ने सिर्फ 19 लगाई। तो कंपैरिजन 20 के साथ में नहीं होगा, कंपैरिजन होगा 21 के साथ में। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोगों ने एक समझ लिया फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए नए नए हमको देखने को मिले अभी रिसेंट टाइम्स में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके ऊपर थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। रैदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने को इसमें कर लेने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो कि रिसेंटली मैंने कवर किया था अपने एक वीडियो के अंदर, विच इज़ कवरिंग द RTP, MTP एंड पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसके अंदर से जाके आप डेफिनेटली देखिएगा। ऑलराइट, वेरिएंस एनालिसिस एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके पार्ट 3 के अंदर जाके एक क्वेश्चन रहेगा जिसके ऊपर हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच। बट उसके पहले लर्निंग कर्व दिया हुआ है। सो लर्निंग कर्व आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करना होगा और आपको निकालना होगा कि आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा। देन यूज दैट टू कंपेयर विद योर स्टैंडर्ड्स। और हो सकता है स्टैंडर्ड में आपको इसको यूज करने के लिए बोला जाए टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो अल्टीमेटली इसका वेरिएंस एनालिसिस में बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, इसमें सिंपली कैलकुलेट करना है इसको यूज करके कॉस्ट को। ऑलराइट, सो लर्निंग कर्व का कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसको यूज करना है टू फाइंड आउट द कॉस्ट और वो कॉस्ट को कंपेयर करना है। सिंपल। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नाउ फाइनली रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। तो रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ICAI ने, वो आपको करना चाहिए। इसमें बात क्या होती है? बात ये होती है कि अगर आपके पास में कोई भी एक इनपुट है जो कि लिमिटेड सप्लाई में है तो आप क्या करोगे, उसको अगर आपने सही तरह से यूज नहीं किया सो दैट विल लीड टू लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, सो वो लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको वहां पर कवर करना पड़ेगा rather देन गोइंग फॉर योर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ पर अप्रोच क्या रहती है? अप्रोच इज ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। ये हो जाता है आपका रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस। अगर आपको ऑलरेडी समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए। अगर आपको याद नहीं कौन सा क्वेश्चन है तो आप ढूंढिएगा, मैंने उसको कवर किया है अपने RTP, MTP और पास्ट पेपर के डिस्कशन वाले पार्ट में ही। इट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन पार्ट 3 ओनली। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए। अगर आपको मैंने जो ये बोला ओरली समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन करके आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इट इज फोकसिंग ऑन ओनली लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी सब नॉर्मली चलता है बट जो लिमिटेड रिसोर्स है तो फिर वहां पर लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है और हम लोग नॉर्मली ट्रेडिशनली जो करते हैं वो नहीं करते। ऑलराइट, इसका आपको डेफिनेटली कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा ऑन द प्राइस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। The last topic in adverse variances which is important is variance analysis and throughput accounting. थ्रूपुट अपने को क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई रिसोर्स है जो कि लिमिटेड सप्लाई में है तो फिर आप लोग क्या करते हो कि उसको बफर करके आपको रखना पड़ता है या उसका सफिशिएंट क्वांटिटी आपको रखना पड़ता है ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टॉप ना हो जाए, हॉल्ट ना हो जाए। ऑलराइट, सो वो कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज को करेक्टली यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर। तो वेरिएंस एनालिसिस के साथ में कैसे लिंक होता है इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कोई इन्वेंट्री है जो कि लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है और हमने उसको बफर करके नहीं रखा, बिकॉज ऑफ विच हमारा प्रोडक्शन रुक गया और वो प्रोडक्शन रुकने की वजह से हमारा सेल्स भी नहीं हो पाया। तो यहां पर जब सेल्स में कमी दिखती है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अपने को एडवर्स दिखता है, तो वहां पर हम लोग पकड़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से जो अपना मार्केटिंग ऑफिसर रहेगा उसको, राइट। बट उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है बिकॉज अपना इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया तो हम लोग सेल्स क्या करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर कि तुमने प्रोडक्शन क्यों नहीं किया, तो वो बोलेगा हमारे पास में इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी। इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी तो फाइनली हम लोग
थ्रूपुट अकाउंटिंग को यूज करके मेन पॉइंट पे आ गए। मेन पॉइंट ये था कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने, प्रोक्योरमेंट डिवीजन ने अपना काम सही से नहीं किया। जो इन्वेंट्री उसको रखनी चाहिए थी बराबर क्वांटिटी में उसने नहीं रखी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अपने को लॉस सफर करना पड़ा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच इज देयर फॉर थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। सो थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर वेरिएंस एनालिसिस जब यूज करेंगे तो ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एम्फेसिस क्या रहेगा कि अपन ने उतना इन्वेंट्री बफर करके रखा है या नहीं करके रखा है, अगर किसी इन्वेंट्री का या किसी मटेरियल का रिसोर्स जो है वो कंस्ट्रेंट सप्लाई में है। ऑलराइट, फिर आता है वेरिएंस एनालिसिस एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके जो लेबर रहता है, लेबर कॉस्ट जो रहता है वो बेसिकली फिक्स्ड रहता है, तो आपको मेनली फोकस करना चाहिए आपके ओवरहेड्स के ऊपर, विच आर वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। मोर ओवर वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ पर फोकस दिया जाता है। तो इसमें आप लोग एबीसी कॉस्टिंग को साथ में यूज कर सकते हो। तो आपका अल्टीमेटली इसको लिंक किया जा सकता है वेरिएंस एनालिसिस एंड एबीसी एनवायरनमेंट। ऑलराइट, लेबर कॉस्ट क्यों यहाँ पर फिक्स हो जाता है? क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे फर्म्स के अंदर जो अपने स्टाफ रहता है वो जनरली हायर्ड रहता है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे तो रहता नहीं है। तो वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग को कंटिन्यूसली सैलरी पे करना है। ओके, तो यहाँ पर लेबर वेरिएंसेस आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑफ मच मोर इंपॉर्टेंट। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पर भी वही बात बोला गया है कि सर्विस सेक्टर के अंदर आपको एबीसी को यूज करना चाहिए साथ में, और उसके यूज के बाद में आप डेफिनेटली और ज्यादा बेहतर तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अप्लाई कर पाओगे। देन कम्स अ टॉपिक विच इज कॉल्ड मैकडोनल्डाइजेशन, जो कि इसी टॉपिक के अंदर अपने को दिया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर के ऊपर। व्हाट इज मैकडोनल्डाइजेशन? मैकडोनल्डाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोग एक टास्क को ब्रेक करके सबसे छोटी टास्क जो पॉसिबल हो सकती है उसमें हम लोग लेके आते हैं। सो स्मॉलेस्ट टास्क में ब्रेक कर रहे हैं एक बड़ी टास्क को, और जब हम लोग सबसे छोटी पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम लोग ब्रेक करना बंद कर देंगे। एंड देन वी विल एनालाइज कि उसको करने का सबसे एफिशिएंट तरीका कौन सा है। वो एफिशिएंट तरीका मिल गया तो बाकी सारे तरीके खत्म कर देंगे और वो एफिशिएंट तरीके से ही उस टास्क को किया जाएगा। सो मैकडोनल्डाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है? इम्पैक्ट ये रहता है स्टैंडर्ड्स के ऊपर कि उसकी वजह से हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा एक्यूरेटली सेट कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज मैकडोनल्डाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सिंपल। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर दिया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच में मैंने आपको बताया कि डिफरेंस कौन सा हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिन के बेसिस पर होता है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ रहेगा वेरिएबल ओवरहेड का ही। ऑलराइट, तो इसके बेस पर अपने को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 1 के अंदर हम लोग देख रहे हैं बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बजटेड प्रॉफिट क्या हो जाता है? बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन। सो बोथ आर बजटेड। ऑलराइट, क्वांटिटी भी बजटेड है और मार्जिन भी बजटेड है, या फिर दोनों ही आप कह सकते हो स्टैंडर्ड है। ओके, उसके बाद में आपको मटेरियल वेरिएंसेस को लेना है, लेबर वेरिएंसेस को लेना है। देन कम्स योर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को भी लेना ही है, बट एब्जॉर्प्शन के अंदर आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस भी आ जाता है। ऑलराइट, सो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो आपको लेना ही है, साथ में वॉल्यूम वेरिएंस भी लेना है। वॉल्यूम के अंदर कैपेसिटी और एफिशिएंसी आता है जनरली, कैलेंडर भी आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। सो इस तरह से वॉल्यूम वेरिएंस ऑल इन ऑल आपको लेना है। देन कम्स योर सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो आपका जो प्राइस वेरिएंस रहेगा और वॉल्यूम वेरिएंस रहेगा वो दोनों रहेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। ऑलराइट, फिर आता है बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो रहने वाला है, बट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पर नहीं रहेगा। ऑलराइट, नहीं रहेगा। फिर आता है सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंसेस। तो यहाँ पर जो प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस रहेगा वो रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। देन कम्स योर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 3, जहां पर हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड प्रॉफिट में और बजटेड प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? बजटेड प्रॉफिट इज बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड और स्टैंडर्ड मार्जिन, बट स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन और बजटेड मार्जिन। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलेगा? मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस आप ले सकते हो, वेरिएबल और फिक्स्ड वेरिएंसेस को भी ले सकते हो, क्योंकि वी आर डूइंग इट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। बट सेल्स मार्जिन वेरिएंस के अंदर आपका इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस वेरिएंस लेना है, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने ऑलरेडी ऊपर जो क्वांटिटी लिया है वो एक्चुअल क्वांटिटी है। तो जब आप सेल्स निकाल रहे हो तो आपने ऑलरेडी एक्चुअल क्वांटिटी से ही शुरू किया है, आपने बजटेड क्वांटिटी से शुरुआत नहीं करी है कि आपको बजटेड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए सेल्स में वॉल्यूम वेरिएंस लेके आना पड़े। सो इसलिए हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं इफ वी टॉक अबाउट सेल्स मार्जिन वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज वी यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो इस तरह से अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स होते हैं।
उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आते हैं, जो कि अपना थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। सो व्हेन डू वी इन्वेस्टिगेट एंड व्हाई इज इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी? सो इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो वेरिएंस एनालिसिस का एक पार्ट होता है। वेरिएंस कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि एक तो अपन ने इंटरप्रिटेशन तो किया ही, बट उसकी वजह से अपने को एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिला कि उसका रीजन क्या था, ये वेरिएंस के पीछे का कॉज क्या था। तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन कब करेंगे, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स है जो अपन नीचे वाले टॉपिक में देखेंगे, बट इसको किया जाता है। इसके बाद अपने को एक डेफिनेट कंक्लूजन मिलता है कि इसकी वजह से हमारा ये वेरिएंस निकला था और हम लोगों को यहाँ पर वर्क करना चाहिए ताकि हमारा वो वेरिएंस जो है वो रिवर्स हो जाए। अगर एडवर्स वेरिएंस है तो रिवर्स करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से अपने को इन्वेस्टिगेशन का पता चल गया कि क्यों करते हैं। देन कम्स योर फैक्टर्स, जिसकी बेस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कब इन्वेस्टिगेशन करना है। फर्स्ट इज साइज। साइज देखना पड़ेगा आपको एक वेरिएंस के ऊपर। आप एक लिमिट सेट करोगे, उसके ऊपर अगर आपका वेरिएंस जाता है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ऑलराइट, सेकंड इज टाइप ऑफ वेरिएंस। बिफोर कमिंग टू टाइप ऑफ वेरिएंस, साइज कुड बी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फिगर्स आल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फिगर्स आल्सो। एब्सोल्यूट मतलब कि नंबर लिख दिया और रिलेटिव मतलब कि परसेंटेज लिख दिया। सेकंड इज टाइप ऑफ वेरिएंस, जिसके अंदर हम लोगों ने दो बातें करी थी मेन लेक्चर्स के अंदर। फर्स्ट इज कि एडवर्स वेरिएंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फेवरेबल वेरिएंसेस, और उसके साथ अपन ने एक और बात जो डिस्कस करी थी वहां पर वो ये थी कि आपकी जो मशीन ओरिएंटेड एनवायरमेंट्स के अंदर लेबर वेरिएंसेस का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, और उसके अलावा लेबर इंटेंसिव आपका काम हो रहा है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन के अंदर आपके ओवरहेड वेरिएंसेस का इंपॉर्टेंस शायद कम हो सकता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ वेरिएंस। सेकंड इज कॉस्ट। आपको कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे कॉस्ट कितना लग रहा है, उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन के पीछे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पैटर्न इन वेरिएंस। हो सकता है कि अभी तक वो अपने लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, बट आपको कंटिन्यूस एक पैटर्न दिख रहा है कि इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेरिएंस है वो आपके लिमिट को क्रॉस कर सकता है। तो फिर इन दैट केस आप लोग इन्वेस्टिगेशन शायद करना चाहोगे। लास्ट इज बजटरी प्रोसेस। बजटरी प्रोसेस ये बोल रहा है कि अगर आपका जो प्रोसेस है वो अनकंट्रोलेबल और अनरियलिस्टिक है, तो फिर इन दैट इन्वेस्टिगेशन यू शुड रीइवैल्यूएट योर बजटरी प्रोसेस फर्स्ट rather than undertaking investigation of the variances. ऑलराइट, कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए? तो अपने को दो तरीके बताए हुए हैं। फर्स्ट इज सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल, जिसके अंदर हमको बताया कि एक लिमिटेड अमाउंट अपन ने सेट किया था, जो अपन ने ऊपर बात करी साइज की। एक लिमिटेड अमाउंट या फिर परसेंटेज अपन ने सेट किया, रेशियो सेट किया, उसको क्रॉस किया तो फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सेकंड इज स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल, जिसके अंदर हम लोग दो तरीके की बातें करते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल होता क्या है? यहाँ पर बात किया जाता है दो अलग अलग एक्सक्लूसिव स्टेट्स का जो कि पॉसिबल हो सकती है। दोनों साथ में पॉसिबल नहीं होती, दोनों में से एक ही पॉसिबल होगी। फर्स्ट ये अज्यूम करता है कि आपका जो सिस्टम है वो इन कंट्रोल है, यानी कि आपके कंट्रोल के अंदर है, और अगर कुछ भी वेरिएंस अपने को देखने को मिलता है तो वो रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। सेकेंड पॉसिबल सिचुएशन इज कि आपका जो सिस्टम है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। राइट, तो दो अपन ने स्टेट्स को अज्यूम किया है, इसमें से दोनों में से एक ही हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अपन कब करेंगे? जब हमारा ऑब्जर्वेशन इन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन में से आता है, बट उसका होने का प्रोबेबिलिटी जो रहेगा वो एक सेट लेवल से डिटरमाइंड लेवल के नीचे रहेगा। ऑलराइट, डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटीज, फर्स्ट मेथड इज डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटीज इन स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल। डिटरमाइन करना प्रोबेबिलिटीज को हम लोग यूज करते हैं अपना नॉर्मल कर्व अप्रोच। नॉर्मल कर्व यहाँ पर अज्यूम किया जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आता है पूरा ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग नॉर्मल कर्व के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा अपन ने जेड स्कोर निकालना पड़ेगा और उसके बेसिस पर हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऑलराइट, सो वो जेड स्कोर निकालना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को प्रोबेबिलिटी दिखता है इस एग्जाम्पल के अंदर कि आपका प्रोबेबिलिटी कि आपका जो प्रोजेक्ट है पर यूनिट 3 घंटे या उससे ज्यादा लगाएगा, दैट प्रोबेबिलिटी इज 2.28%। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका जो पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है, वो इन कंट्रोल है, बट इन कंट्रोल होने के बाद भी देयर इज अ 2.28% चांस कि आपकी जो यूनिट है वो 3 घंटे या उससे ज्यादा में बन रहे हैं। सो देयर इज अ 97.72% चांस कि आपका जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ऑलराइट, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर आते हैं। ये हम लोगों को बताते हैं कि आप कंट्रोल चार्ट इस तरह से बनाओ जहां पर आप लोग ऑलरेडी डिटरमाइन करते हो अपना सेट लेवल। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि आपका जो एवरेज है उसमें आप डेविएशंस ले लेके चलो। सो एवरेज प्लस डेविएशन, एवरेज प्लस 2 डेविएशन, जिसको कहते हैं सिग्मा। सो यहाँ पर अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर आ जाएगा म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, और इस तरह से हम लोग एक सेट करते हैं परसेंटेज। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था अपने मेन लेक्चर के अंदर ही। उसके बाद भी मुझे ये डाउट्स आए थे कुछ लोगों के कि जो परसेंटेज दिए हुए हैं क्या यही होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं अज्यूम किया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑलराइट, इसके बाद में अपने को इस तरह के चार्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पर इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट ए, तो सारे म्यू प्लस 2 सिग्मा के अंदर फॉल होते हैं अपने
ऑब्जर्वेशंस, और अगर हम लोग डिसाइड करते हैं कि 2 सिग्मा के बाहर जाता है तो फिर हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल मानेंगे, राइट। तो फिर म्यू प्लस 2 सिग्मा के अंदर फॉल हो रहे हैं, इसलिए प्रोजेक्ट ए के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बी में देख रहे हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस म्यू प्लस 2 सिग्मा के बाहर जाते हैं, तो फिर हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके डिसाइड करेंगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट सी में म्यू प्लस 2 सिग्मा के बाहर नहीं जा रहे, बट वी आर सीइंग अ पैटर्न, और वो पैटर्न की वजह से हम लोग शायद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको शायद इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। ऑलराइट, नाउ हाउ टू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, द फॉर्मूला इज पी बी ग्रेटर देन सी। नाउ व्हाट इज पी? पी इज कि आपका प्रोबेबिलिटी है कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, और बी हो जाता है आपका बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर? बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर आप इन कंट्रोल पे जाना चाह रहे हो आउट ऑफ कंट्रोल से, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, दैट इज योर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। उसके बाद में आपका सी आता है, वो हो गया आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो फॉर अंडरटेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन करने का कॉस्ट लगता है 25 रुपए और बेनिफिट मिलेगा 100 रुपीज, तो आपको कब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? सो यूजिंग द फॉर्मूला पी बी ग्रेटर देन सी, तो आप लोग बी को इधर लेके चले जाइए। सी आपका 25 है, बी आपका हो जाएगा 100, सो सी पी ग्रेटर देन सी अपॉन बी हो जाएगा। नाउ दिस कम्स टू पी ग्रेटर देन 0.25, यानी कि पी ग्रेटर देन 25%। तो अपना वहां पर प्रोबेबिलिटी ऊपर 3 घंटे वाले में क्या था, 97.72% चांस कि आउट ऑफ कंट्रोल है। सो 97.72% इज ग्रेटर देन 25%। सो डेफिनेटली अपने को प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, ये भी अपना हो गया। उसके बाद में अपने को देखने को मिलता है एक रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। सो रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि अपना रिपोर्ट किस तरह का होना चाहिए। आपको डेफिनेटली प्रॉम्प्ट बेसिस पर रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए, और उसके अंदर हमको ये बताना चाहिए मैनेजरियल लेवल को कि क्या नेसेसरी स्टेप वो ले सकता है फॉर टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। तो ये अपना लिंक करना पड़ेगा आपको अपने लास्ट चैप्टर से, चैप्टर 11 बजटरी कंट्रोल, जहां पर भी हमने पढ़ा था कि रिपोर्ट किस तरह से बननी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो उसको लिंक कीजिएगा, सेम चीज़ है। यहाँ पर अपने को कुछ पॉइंट्स दिए हुए जो कि सेम टू सेम है। सबसे पहले आपको अपने एग्जीक्यूटिव्स को बताना पड़ेगा, जो कि कंसर्न एग्जीक्यूटिव है उसी को, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कैसा होना चाहिए था, राइट। और आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो आपका टारगेट परफॉर्मेंस था उसके बीच में डिफरेंस कितना है। फिर आप उसको एनालाइज करके भी बताओ उस रिपोर्ट के अंदर, उस वेरिएंसेस के पॉसिबल कॉजेज भी बताओ। फिर आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस के ऊपर रिपोर्टिंग करो, जो अनइंपॉर्टेंट है उसके ऊपर रिपोर्टिंग मत करो। ऑलराइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपको मैग्नीट्यूड भी बताना चाहिए वेरिएंसेस का। ये सारे पॉइंट्स अपने को कवर करने चाहिए अपने रिपोर्ट के अंदर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल इश्यूज एंड एथिक्स। बिहेवियरल इश्यूज के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि वापस से बजटरी कंट्रोल, आपके एम्प्लॉइज या तो मोटिवेट हो सकते हैं या फिर डीमोटिवेट हो सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली बजट सेट करना चाहिए, अकॉर्डिंगली वेरिएंस कैलकुलेशन करना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था, तो हो सकता है दैट कॉजेज अ लेवल ऑफ डीमोटिवेशन इन द ब्रेन्स ऑफ योर एम्प्लॉइज, राइट। बाय द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि अननेसेसरीली आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो फिर उनको लगेगा कि आप उनकी सिर्फ गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो मेजरमेंट करना जरूरी है, उसमें करेक्टिव एक्शन लेना भी जरूरी है, बट किस हद तक जाना है वो आपको डिसाइड करना चाहिए ताकि आपके बिहेवियरल इश्यूज को आप मैनेज कर पाओ। द नेक्स्ट पॉइंट इज इथिक्स। इथिक्स ये बोलता है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वेरिएंस एनालिसिस यूज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल की ही, तो वहां पर हम लोगों को अगर फेवरेबल वेरिएंसेस चाहिए तो उसका इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएंस को हम लोग फेवरेबल मानेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप नंबर ऑफ डेज कम करने को मान रहे हो फेवरेबल वेरिएंस, एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट आपका इनसफिशिएंट रह रहा है या फिर गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं रह रहा है। तो यहाँ पर आपको इथिक्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी rather than your variance analysis। ऑलराइट, ये हो गया आपका इथिक्स। इसके बाद में अपना जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बताता है कि जो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट अब हो गया है वो एक तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाईली ऑटोमेटेड हो चुका है, तो आपको वेरिएंस एनालिसिस को चेंज करना चाहिए कि आप कहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो सकता है बहुत सारी जगह पर अब जरूरत नहीं पड़े। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर हमको आइडियल स्टैंडर्ड यूज करने चाहिए rather than करंट स्टैंडर्ड्स। तो आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या हो जाएगा, विच इज मार्केट ड्रिवन और मार्केट बेस्ड। ऑलराइट, जैसे कि अपन ने बात किया था बियॉन्ड बजटिंग के अंदर, तो उसको आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। एम्फेसिस आपका रहना चाहिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर, ना कि टारगेट मीट करने के ऊपर। तो ये बात हमने रिपीटेडली कही है, बजटिंग में भी कही है अपने बजटरी कंट्रोल चैप्टर के अंदर, और यहाँ पर भी फिर से कही जा रही है। वेरिएंस एनालिसिस शायद आपको इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन ना दे जितना आपको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दे सकते हैं, राइट। तो आपको सारी चीजों को कंसीडर करके वेरिएंस एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद वेरिएंस रिपोर्ट जो बन रहा है वो हो सकता है बहुत लेट बन रहा हो,
तो हो सकता है जब तक वो बन के आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हम लोग, तब तक कुछ नया प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। उसके अलावा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स अपने को इस एनवायरनमेंट में देखने को कम मिलते हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से हम लोग स्टैंडर्ड्स को सेट ही ना कर पा रहे हो। एंड बिकॉज मॉडर्न एनवायरनमेंट चेंजेस सो डायनामिकली, तो स्टैंडर्ड जो हम लोग सेट करते हैं वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। तो वापस से स्टैंडर्ड सेट कीजिए या फिर बियॉन्ड बजटिंग को यूज कीजिए, जिसकी वजह से आप लोग मार्केट ड्रिवन बेसिस पर जा पाओगे। रोलिंग बजट्स को आप लोग सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी चाहिए। दिस इज योर मॉडर्न प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जो अपने स्टैंडर्ड सेटिंग का डिफिकल्टी आ रहा है वो सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है एंड वी आर डन विद ऑल द 12 चैप्टर्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। आप लोग अच्छे से एग्जाम लिख के आना। योर लेवल ऑफ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे जब आपका मोटिवेशन कम हो रहा होगा, बट वहां पर एक ब्रीदर लेना, आप लोग डीप ब्रीथ कीजिए उस पॉइंट पर और खुद को बताइए कि आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप लोग मोटिवेशन रखोगे अपने अंदर और काम करते रहोगे, बिकॉज जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। सो कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जितना ज्यादा आप लोग नॉलेज के पीछे जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। सो डोंट गो फॉर दिस ग्लिटरी वर्ड्स कि हमें इतना एग्जाम्शन लाना है या हमें AIR लाना है। डेफिनेटली वो अपने आप आ जाएगा, बट गो फॉर द नॉलेज। जब आपको ये लगने लगेगा कि यार मुझे ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ के मजा आया, क्योंकि एक नई चीज देखने को मिला, नई चीज सीखने को मिला, ये हम लोग जनरली नहीं देखते, जनरली नहीं होता है हमारे साथ में। बट मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मैंने खुद ने ये नोटिस किया है मेरे स्टडी लीव्स के अंदर कि हम लोगों को पढ़ने में मजा आने लगा था, बिकॉज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला था। बी इट डायरेक्ट टैक्सेशन, बी इट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बी इट SCMP। जितना डिटेल में जाके आप लोग अंडरस्टैंड करते हो उतना ज्यादा वो अनरेवल होते जाता है या फिर ओपन अप होते जाता है, और आप उतना ज्यादा उसको डिटेल में जाके समझ सकते हो। सो दिस वाज अ पेप टॉक जो मैंने एंड में थोड़ा सा किया आप लोगों के साथ में। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल फॉर योर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो। आप लोग डेफिनेटली आफ्टर एग्जाम्स ऑल्सो मेरे साथ में टच में रह सकते हैं, यू नो माई नंबर्स। और मैं डेफिनेटली ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहूँ, बिकॉज हम लोग एक साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। So whenever you need any help from my side, you can always contact me and I'd be eager and I'd be happy to help you. Please do not forget to message me after you're done with the exam and after you get the result कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, पेपर कैसा हुआ. I'd be definitely interested to know all of that.